हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं अंग्रेज़ों द्वारा आज़ादी के जस्ट पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट मिशन भेजा गया और जिसके आधार पे हमारी संविधान सभा बनी और संविधान उसके द्वारा बनाया गया, वह मिशन था कैबिनेट मिशन। हम देखेंगे आज कि यह कब आया, इसके लाने का उद्देश्य क्या था, इसके प्रावधान क्या थे और सबसे महत्वपूर्ण कि इसको कितना अमल में लाया गया, यानी इस पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग की प्रतिक्रियाएं क्या थी। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ जाननी चाहिए, वह यह कि इस मिशन को हम कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन हम इसलिए कहते हैं, आप जानते हैं कैबिनेट की हिंदी क्या होती है, मंत्रिमंडल। चूंकि इसके जो 3 सदस्य थे और ये 3 सदस्य कौन थे, एक तो पहले सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये कौन थे आप जानते हैं, क्रिप्स मिशन वाले। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। और ये तीनों क्या थे, ये तीनों जो एटली साहब थे, क्लीमेंट एटली, और जो चर्चिल को हरा करके सत्ता में आए थे, पीएम एटली, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। और चूंकि मंत्रिमंडल की इंग्लिश ही कैबिनेट होती है, इसलिए इसको कहा गया कैबिनेट मिशन। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। तो यदि हम देखें तो पहला जो उद्देश्य हम कह सकते हैं कि पहला इनका उद्देश्य ये था कि भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना करना। पहला इनका उद्देश्य ये था कि भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए। दूसरा इनका उद्देश्य ये था कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो कि भारत का होगा और भारत के लिए होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण। और जब भारत के संविधान की बात है तो जाहिर सी बात है संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए संविधान सभा। तो संविधान सभा का गठन। ये 3 मुख्य उद्देश्य थे। और इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अंतिम जो उद्देश्य था वह था ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण। यद्यपि आप देखें अभी एटली ने यह घोषित नहीं किया है कि हम भारत को आज़ाद करेंगे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जैसे ही एटली पावर में आए तो यह स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि अब भारत को आज़ाद करना ही करना है। और आप कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था वह उस उद्देश्य यानी ट्रांसफर ऑफ पावर को, सत्ता के हस्तांतरण को संभव बनाने का एक प्रयास था, योजना थी। और इस उद्देश्य के साथ 24 मार्च यानी टाइम, आपसे पूछे कोई कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, तो यह भारत की धरती पर आया मार्च 1946 को, मार्च 1946। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान का जो उद्देश्य था उसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इसके समक्ष ढेर सारी समस्याएं थी और 2 मुख्य समस्याएं थी। वह समस्या ये थी, पहली तो ये थी कि जो आप कह सकते हैं जो इसके सामने समस्या थी जिसका इसको समाधान करना था, समस्या पहली ये थी कि जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो मुस्लिम लीग थी, उनको इस प्लान पे सहमत करना। और दूसरा प्रयास इनका ये था कि किसी भी तरीके से जो भारत की एकता है, यूनिटी ऑफ इंडिया है, उसको बनाए रखा जाए। लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं हुआ। वे मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक मत नहीं कर पाए। और इसका जानते हैं सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण यह था कि मुस्लिम लीग और जिन्ना इस बात पे अड़े हुए थे
कि हमें एक पाकिस्तान चाहिए और कांग्रेस इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थी। आपको याद होगा कि गांधी ने कहा था कि भारत का विभाजन हमारी लाश पे होगा। जब अनेक प्रयासों के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस सहमत नहीं हो सके तो फिर इस कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या किया कि अपनी तरफ से ही एक योजना प्रस्तुत की और यह योजना आई 16 मई 1946 को और इसको ही हम कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। और अब हम आइए देखते हैं कि इस प्लान में क्या क्या प्रस्ताव थे, यानी कैबिनेट मिशन ने कौन कौन सी बातें हमारे सामने रखी, भारत के सामने रखी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में जो पहली बात थी और जो उद्देश्य में आया था वह यह था कि अंतरिम सरकार का यानी एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया जाएगा। ये पहली चीज़ थी मिशन के प्रस्ताव में। दूसरी चीज़ जो इन्होंने कहा वह यह कि अ यूनियन ऑफ इंडिया यानी एक भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। एक संघ बनेगा, लेकिन वे फेडरेशन नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो 1935 का अधिनियम था उसमें फेडरेशन की बात थी, यहाँ यूनियन की बात है। और इसीलिए जो मैं कह रहा था कि यह आखिरी प्रयास था भारत की एकता को बनाए रखने का, क्योंकि यह यूनियन की बात है। और लेकिन इसके साथ उनको जो मुस्लिम लीग थी उसके जो एम्बिशन थे, जो पाकिस्तान मांग रहे थे, उसको भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना था। तो इन्होंने दो बातें, विशेष बातें की। पहली चीज़ तो इन्होंने कहा कि जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा वह क्या होगा? कमजोर केंद्र की बात थी। वीक सेंटर की बात थी, जिसको आप कहते हैं जो यूनियन बनेगा वह क्या होगा? वह एक प्रकार से कमजोर होगा, कमजोर सेंटर होगा। और इस कमजोर सेंटर को कमजोर कहने का मतलब है कि जो प्रोविंसेस होंगे, जो उसके सदस्य होंगे संघ के, वे क्या होंगे? मजबूत होंगे। प्रांत क्या होंगे? प्रांत मजबूत होंगे। प्रोविंस क्या होंगे? मजबूत प्रांत या स्ट्रांग प्रोविंस। और इसके लिए इन्होंने एक तीसरी बात की जो इसको एक प्रकार से व्यवहारिक बनाती थी, वह यह था कि जो अवशेष शक्तियां थी, वे किसको? रेसिडुअरी पावर जिसको कहते हैं, वह इन्होंने दिया प्रांत को। इन्होंने कहा कि जो अवशेष शक्तियां होंगी वह प्रांतों को दी जाएंगी। तो अब यहां सवाल उठता है कि अवशेष शक्तियां प्रांत को दी जाएंगी तो सेंटर के पास क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि केंद्र के पास केवल 3 विषय होंगे। केंद्र के पास 3 विषय, केवल 3 विषय, तभी तो कमजोर रहेगा। लेकिन ये 3 विषय कौन थे? वे जो राष्ट्रीय महत्व के थे, जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस था। तो पहली चीज उन्होंने कहा कि जो विदेश संबंध हैं वह कौन देखेगा? वह सेंटर देगा, प्रांत नहीं देंगे। प्रांत देखेंगे तो फिर तो 11 प्रांत उसी समय थे, 11 की अपनी अलग अलग क्या हो जाती? विदेश नीति हो जाती। तो एक कहता है कि हम अमेरिका से संबंध रखेंगे, दूसरा कहता है कि हम अमेरिका से युद्ध कर देंगे। तो ये चीज नहीं हो सकती थी। तो दूसरा उन्होंने कहा कि सुरक्षा, डिफेंस किसके पास होगा? सेंटर के पास होगा। और तीसरा उन्होंने कहा कम्युनिकेशन यानी संचार। ये 3 विषय किसके पास होंगे? केंद्र के पास होंगे। और बाकी सारी जो शक्तियां हैं वह दे दी जाएंगी प्रांतों को। एक और बात यहां आई कि इस संघ में जो यूनियन ऑफ इंडिया बनने वाला था उसमें केवल प्रांत ही नहीं आएंगे। प्रांत तो ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 प्रोविंस थे जो अंग्रेजों के अंडर थे, तो उनको तो आना ही आना था। लेकिन उन्होंने कहा जो रियासतें हैं वे भी इसके अंतर्गत क्या हो सकती हैं? सम्मिलित हो सकती हैं। लेकिन
उनके पास कौन सी पावर होगी, कौन सी पावर नहीं होगी, वह एक समझौते यानी संघ के साथ क्या होगा, एक समझौता होगा और उस समझौते के बाद जो केंद्र को दी जाने वाली शक्तियां निर्धारित की जाएंगी उसको छोड़ करके सारी की सारी शक्तियां किसके पास होंगी, रियासतों, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स, उनके पास होंगी। इसमें जो चौथी बात कही गई थी वह थी ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस, प्रोविंसेस का यानी प्रांतों का समूह। इन्होंने कहा कि प्रांतों को 3 समूहों में विभाजित किया जाएगा और ये जो 3 समूह होंगे इसको उन्होंने कहा ए, बी और सी। इसके पीछे का मकसद समझिए, क्योंकि मुस्लिम लीग और जिन्ना ये कह रहे थे ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने ये कहा कि नहीं, हम भारत को विभाजित नहीं करते हैं, लेकिन हम भारत के प्रांतों को इस तरीके से ऐसे ग्रुप में बांटते हैं कि 2 तरफ यानी कि पूरब और पश्चिम में मुस्लिम बहुलता वाले राज्य बने और जो सेंटर है और साउथ है वहाँ हिंदू मेजॉरिटी वाले स्टेट बने। तो जो हिंदू मेजॉरिटी वाले स्टेट थे उनको ग्रुप ए में रखा गया और इसमें कितने थे, 6 स्टेट थे या 6 प्रोविंस थे। एक तो सेंट्रल प्रोविंस जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं, दूसरा यूनाइटेड प्रोविंस जो उत्तर प्रदेश है, फिर था बिहार, ये इसमें था, उड़ीसा, बॉम्बे और छठा था मद्रास। तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया एक प्रकार से हिंदू बहुल राज्यों के या प्रांतों के समूह के रूप में बनाया गया। दूसरा जो ग्रुप था उसमें 4 प्रांत थे। पहला था सिंध, दूसरा था पंजाब, तीसरा था बलूचिस्तान और चौथा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और जो सी था वह पूरब की तरफ था और इसमें बंगाल और असम थे। तो ये 3 ग्रुप थे और इनको आज़ादी ये थी कि ये एक तो ऐसा संविधान होगा जो पूरे यूनियन ऑफ इंडिया पे लागू होगा, यूनियन ऑफ इंडिया का संविधान होगा, और इनके अपने अलग अलग संविधान हो सकते थे, लेकिन विद इन जो यूनियन का संविधान है उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता था, उसी की सीमा में ये चीज़ हो सकती थी। 5वीं चीज़ जो इन्होंने कही वो कि भाई इस रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। यदि आप संघ बना रहे हैं चाहे यूनियन के नाम से चाहे फेडरेशन के नाम पे, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक संविधान चाहिए और उस संविधान के लिए क्या चाहिए, आपको संविधान सभा चाहिए। और इस संविधान सभा को हम डिटेल में अलग से देखेंगे। आप जानते हैं, चर्चा हो चुकी है कि इसमें 389 मेंबर होने वाले थे, जिसमें 296 प्रांतों और जो कमिश्नरीज थी उनसे और 93 होने वाले थे किससे, रियासतों से। और इस आधार पे चुनाव हुआ था कब, जुलाई 1946 में। ये जो प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन प्लान का, इसको मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने क्यों स्वीकार किया, इसमें क्लियरली जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान का ही नहीं था, क्लियर पाकिस्तान का ही नहीं था। लेकिन शायद जिन्ना और मुस्लिम लीग ने ये सोचा कि ये जो ग्रुपिंग है बी और सी, यह एक प्रकार से वही है, उनको मुस्लिम बहुल प्रांत मिल रहे थे और उनको लगा कि बाद में देखेंगे, एक बार तो हमको ये ग्रुपिंग मिल जाने दो। और आप जानते हैं कि आगे जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बना वह इसी ग्रुपिंग का एक हिस्सा था।
कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया इसलिए कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात थी और कांग्रेस ये चाहती थी कि भारत का अपना संविधान हो। चूंकि वह भारतीयों के द्वारा बनने वाला था तो कांग्रेस ने ये देखा कि हम एक ऐसा संविधान बना लेंगे जो भारत की एकता को भी बनाए रखे और इसका जो संघीय स्वरूप है उसको भी बनाए रखे। लेकिन यहाँ एक समस्या आई और समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि नेहरू और कांग्रेस, व्यक्तिगत रूप से नेहरू एक कमजोर सेंटर की जगह क्या चाहते थे? एक मजबूत सेंटर चाहते थे। और दूसरा, वे ये जो ग्रुपिंग थी बी, सी और ए की, वे इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी चीज़ ने इसको उन्होंने, जब वो अध्यक्ष बने कांग्रेस का, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, ग्रुपिंग हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जैसे ही रिजल्ट आया, आप जानते हैं कि जो चुनाव हुए संविधान सभा के, तो 208 किसको मिल गए? कांग्रेस को मिल गए। और मुस्लिम लीग कितनी थी? 73 थी। और फिर मुस्लिम लीग ने यह समझ लिया कि कांग्रेस और नेहरू संविधान सभा में वही करेंगे जो उनकी इच्छा होगी। और फिर मुस्लिम लीग एक सम्मेलन करती है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 27 जुलाई को, और उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम लीग का एक ही उद्देश्य है और वह उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान को हासिल करना। और उसी मीटिंग में जो 27 को बॉम्बे में हुई थी, उन्होंने तय किया कि 16 अगस्त 1947 को 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाएगा। और यह डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। करीब करीब 7,000 के आसपास बंगाल में और स्पेशली कहें कि कलकत्ता में लोगों की हत्याएं कर दी गई। और उसके बाद ही यह लगभग क्लियर हो गया कि अब भारत का विभाजन हो करके रहेगा। और आप जानते हैं कि अंततः 14 अगस्त 1947 को भारत का पहले विभाजन हुआ और फिर 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान। कभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। यहाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए कि कैसे हम एक प्रकार से आज़ादी की मांग के साथ साथ विभाजन की तरफ बढ़ते गए। थैंक यू वेरी मच।